Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry of class plus 1. So in the previous lecture of class plus 1 we have completed the topic orbitals in which we have discussed the shapes and nodes etc. Now the next topic of this is energies of different orbitals. Energies of orbitals. So the next topic is energies of orbitals. अब देखो दो तरह के एटम्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एक होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एक होते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है, जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो टू टाइप्स ऑफ हम एटम्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सिंगल इलेक्ट्रॉन species means like hydrogen, and second one is multi-electronic species. So we will discuss about these two type of electron species and what are their energy parameters. We will discuss that. First of all, in case of hydrogen, हाइड्रोजन के केस में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो उसका एनर्जी पैटर्न क्या होगा, एनर्जी पैटर्न विल बी लाइक दिस. एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, फर्स्ट विल बी 1s, देन विल बी 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, etc. So means in this case, when the value of n is increasing, then the energy is also increasing. So 1s will be at lower energy, 2s, 2p will be at higher energy. So the order is like this: increasing energy as n increases. जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा. द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के केस में डिफरेंट चीज़ होगी, इस केस में ये चीज़ होगी दैट द ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ एट द सेम लेवल. इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. So the orbitals which are at same level, which are having the similar energies, they are called the degenerate orbitals. तो हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ यही केस आएगा कि जिसमें सिर्फ 1s में ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ इस केस में. सो लोअर एनर्जी पे होगा वो. बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होगा, वहाँ पे दो केसेस आएंगे. दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी. एक हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंज आएगा. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सेकेंड वन इज n+l रूल. सो ये दो चीज़ें जो हैं हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. अब शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, शील्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना. सपोज हमने 4 तरह के ऑर्बिटल्स किए, s किया, p किया, d किया, f किया. अब जो s ऑर्बिटल है दैट इज द इनर वर्ड्स नियर टू द न्यूक्लियस. तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा शील्ड करेगा बाकियों को, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे पास है, तो वो शील्ड करता रहेगा. सिमिलरली p उसके बाद है, वो d और f को शील्ड करेगा. then D will shield F and up to so on. So इस तरह से इनका शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, S का, then P का, then D का and then F का. तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग किस में होगी, सबसे ज़्यादा कौन शील्ड होगा, ये होगा ना, क्योंकि इसमें तीनों इसको शील्ड कर सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा. क्लियर. सो इस केस में
शील्डिंग सबसे ज़्यादा इसकी होगी, बट शील्डिंग शो कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? शील्डिंग विल बी शोन बाय द s ऑर्बिटल. तो सबसे ज़्यादा s, then p, then d and then f, because the s orbital is present very very close to the nucleus. That's why it will show the highest shielding effect. ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होना है, जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ प्रॉपरली बाउंडेड होने हैं. जब वो प्रॉपरली बाउंडेड होंगे वो हायर एनर्जी पे नहीं होंगे, वो लो एनर्जी पे हो जाएंगे क्योंकि स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है. जो चीज़ स्टेबल होती है वो लोअर एनर्जी पे चली जाती है. ठीक है ना. तो मीन्स एक तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट का चेंज आएगा जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे चेंज पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब, सपोज हम पी के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. अब पी के इलेक्ट्रॉन्स में इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं आना. क्यों? क्योंकि बीच में एस ने उसको शील्ड कर देना. ठीक है. जिसके कारण पी जो होगा वो इससे कम स्टेबल होगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमने एस और पी को इकट्ठा लिया, बट ऐसा नहीं होगा. पहले एस होगा एट लोअर एनर्जी, देन पी होगा, देन डी होगा, देन एफ होगा. एक तो ये केस आ गया. सेकेंड केस n+l रूल. n+l रूल क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग हम फिलिंग करेंगे. मतलब जिसकी n+l वैल्यू लोअर है तो वो सबसे नीचे आएगा, देन उससे हायर, देन उससे हायर, देन उससे हायर. क्लियर. तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारी क्या वैल्यू बनती है, पहले आएगा 1s. ठीक है. फिर आ जाएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, देन आएगा 3s, देन आएगा 3p, अप टू सो ऑन. क्लियर. तो इनकी वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी. एक तो शील्डिंग इफेक्ट पे. ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट के कारण s विल बी एट लोअर एनर्जी एज कम्पेयर टू p एंड अप टू सो ऑन. एंड सेकेंड वन इज n+l रूल. अब इसमें n+l की वैल्यू क्या होगी, 1+0 दैट इज़ 1, इसमें होगी 2+0 दैट इज़ 2, इसमें होगी 2+1 दैट इज़ 3, 3+0 दैट इज़ 3. अब ये दोनों सेम है ना, बट n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी. तो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n तो ये हायर एनर्जी पे होगा. अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम देखेंगे कि n किसका ग्रेटर है. सिमिलरली अगर इसमें देखें 3+1 दैट इज़ 4. सो ये n+l के अकॉर्डिंग भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. बट अगर सेम वैल्यू आ जाए जैसे इस केस में आ रही है 2p और 3s की, तो उसमें हम देखेंगे ग्रेटर जिसकी n की वैल्यू है तो वो हायर एनर्जी पे होगा, लोअर वैल्यू वाला n जो होगा वो लोअर एनर्जी पे. क्लियर. सो इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिसाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्लियर. अब इनके बेसिस पे हमने कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस. द फर्स्ट वन इज ऑफ बोस प्रिंसिपल. सो ऑफ-बोर साइंटिस्ट क्या कहता था, ऑफ-बोर साइंटिस्ट कह रहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ना किसी भी एटम में तो n+l रूल के अकॉर्डिंग ही फिलिंग होनी चाहिए. ठीक है. तो मतलब जो सबसे छोटी n+l वैल्यू है सबसे पहले फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. मतलब उसने ये चीज़ दी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s. उसने एक टेबल दिया हमें किस अकॉर्डिंग, उसने बोला सबसे पहले फिल होगा ये, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग ये फिल होना है. ठीक है. उसके बाद फिल होगा ये, देन फिल होना है 2p, देन होना है 3s. ठीक है. देन 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, then
4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो ये ऑर्डर उसने दे दिया कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग फिलिंग करेंगे। सो सबसे पहले क्या फिल होगा 1s, वो सबसे लोअर एनर्जी पे, फिर 2s, ठीक है, फिर 2p, फिर 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s अप टू सो ऑन। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ कि 4s पहले फिल हो रहा है, 3d बाद में। इनकी कंपैरिजन करें अगर 4s एंड 3d की, 4 + 0 दैट इज़ 4 एंड 3 + 2 दैट इज़ 5। तो ये हायर एनर्जी पे है, इसलिए ये हायर एनर्जी पे रखा है, इसको पहले फिल किया लोअर एनर्जी वाले को। क्लियर? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बोस प्रिंसिपल। हमें ये वाला ऑर्डर जो है ये लर्न करना पड़ेगा। लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जिगजैग बना लोगे तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि पहले कौन सा फिल करना है, बाद में कौन सा फिल करना है। सो दिस वाज द ऑफ-बोस प्रिंसिपल दैट सेज दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द n+l रूल एंड द इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। नाउ इसके बाद आया सेकेंड जो हमने थियोरी करनी, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद आया पॉली साइंटिस्ट जिसने दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स इक्वल। उसने क्या बोला, सारे कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते जिनकी सारी की सारी वैल्यूज क्वांटम नंबर की इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सपोज एक ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सेम ऑर्बिटल में ले रहे हैं तो n की वैल्यू भी सेम, l की वैल्यू भी सेम, m की वैल्यू भी सेम होगी। बट इस केस में अब क्या होना है, सेम ऑर्बिटल में ऐसा नहीं शो करेगा, s विल बी डिफरेंट। कैसे? वो एक स्पिन अप होगी, एक स्पिन डाउन होगी। सो कभी भी सेम ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो ही आने हैं ना मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, तो उनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी, दे विल बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। क्यों? क्योंकि कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इस वजह से हमें उनकी स्पिन जो है दैट विल बी चेंज, एक की प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी, अनटिल और अनलेस वो सेम ऑर्बिटल में है। ठीक है, अगर तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है दैट डिपेंड्स, क्योंकि n भी चेंज हो सकता है, l भी चेंज हो सकता है, m भी चेंज हो सकता है। बट अगर सेम ऑर्बिटल में है तो n l m तो सेम हो गए, फिर चेंज किस में आएगा? चेंज इसमें आएगा, किस में? स्पिन में। क्लियर? सो दिस वाज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज Hund's rules of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. अब Hund's rule maximum multiplicity क्या कहता है? The electrons pairing will start until or unless ईच ऑर्बिटल इज फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पी में हमने किए ना 3, ये पी ऑर्बिटल है, सपोज यहाँ डी ले सकते हो। ठीक है, पहले हम अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम ये नहीं करेंगे कि ये यहाँ पे 4 आ गए, नो, दिस विल बी रॉन्ग। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ विल यू फिल? पहले तीनों में सिंगल आएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर डी के केस में सपोज 7 है, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, दिस विल बी रॉन्ग। तो डी में अगर 7 फिल करने हैं, पहले सिंगल पांचों में आएंगे, देन 6 and 7। सो मीन्स अनटिल और अनलेस सिंगल ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी।
दिस इज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है, वो मैक्सिमम स्पिन शो करना चाहता है। अब देखो जब पेयरिंग हो जानी तो स्पिन जीरो हो जानी है ना, बट सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में हाफ 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 रहेगी, तो ये ऐड होती जाएगी, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स मैक्सिमम स्पिन। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले होंगे, सपोज ये 5 के 5 अनपेयर्ड है, ठीक है, इस केस में हाफ 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 हाफ, कितने हाफ्स हो गए 5, तो 5 हाफ्स हो गए इस केस में, तो 5/2 दैट इज 2.5 इसमें स्पिन आ गई हमारी। बट अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे लगा दें तो ये जीरो इसकी सिर्फ हाफ, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस में आई, इसमें। ठीक है, सो मीन्स हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, whenever the pairing will only start when the single electrons are filled in all the orbitals, sorry. Clear? This is the Hund's rule of maximum multiplicity. अब इन रूल्स को देखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं किसी भी एटम की। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन एन एटम। कि सपोज हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम ऑर्बिटल्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हमें लर्न करनी पड़ेगी। फर्स्ट है जैसे S P D F, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनके ऊपर पावर में लिखेंगे A B C D। अब A B C D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड S P D F क्या है? ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल में है? क्लियर? अब उसके बाद सेकेंड चीज़ हमें पता लगेगी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे लिखनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑर्बिटल डायग्राम की, S है अगर S ऑर्बिटल, तो S तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसको सिंपल बॉक्स में लिखेंगे। P है अगर, तो P में 3 है तो 3 बॉक्सेस बनेंगे। D है, D में कितने हैं? 5, सो यू विल राइट 5 बॉक्सेस। F है, F में कितने बॉक्सेस हैं? 7। ठीक है, इस तरह से हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ये 2-3 चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें इससे पता लगती हैं। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहली चीज़ कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं, हमें वो चीज़ पता लगेगी। सो टेल्स अबाउट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले तो हमें ये बताएगा, ठीक है। सेकेंड हमें क्या बताएगा? कैटेगराइज अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। हमें बताएगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। कैसे पता लगेगा? अगर तो मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने पे स्टेबल हो रहा है तो वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे स्टेबल हो रहा है वो नॉन मेटल है। और जिसमें ना गेन होगा ना लूज, इक्वल रहेगी दोनों के चांसेस, तो उसमें क्या होगा? मेटलॉइड। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम है, नॉन मेटल में सपोज फ्लोरीन है, इसमें हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन ले लो सपोज 14, 9, 11। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हम लिखते होते थे? 281 इलेक्ट्रॉन लूज, 2 and 7 इलेक्ट्रॉन गेन, एंड इसमें 2, 8 and 4। अब 4 है मतलब 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है, तब भी स्टेबल है।
तो ये केसेस में हमने ये वाली तो की थी शेल्स की। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स में करेंगे। ये ऑर्बिट्स में थी, इसी तरह ऑर्बिटल में करेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो। सो कैटेगराइज क्या करता है, मेटल, नॉन मेटल और इसको। थर्ड चीज़, वाई हीलियम, नियॉन, आर्गन आर नॉन रिएक्टिव, ये बताएगा हमें। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। फिल्ड होंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ना वो लूज़ करेंगे ना वो गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये 3 चीज़ें जो है पता लगती हैं। क्लियर? अब ये करने से पहले हमें एक केस डिस्कस करना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals। इसका क्या मतलब है? सपोज एक हम बात करते हैं D5 की और एक हम बात करते हैं D4 की। अब D5 में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो ये क्या है? हाफ फिल्ड। बट D4 में क्या है? हाफ फिल्ड नहीं है। सो जो हाफ फिल्ड नहीं है वो क्या होगा? लेस स्टेबल। और जो हाफ फिल्ड है दैट विल बी मोर स्टेबल। ये कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, फुली फिल्ड की बात करते हैं। अगर हम ले लेते हैं D10 और D9, 10 कब होंगे? जब सारे के सारे ऐसे होंगे पेयरिंग। और 9 कब होंगे? सो इट इज लेस स्टेबल, इट इज फुली फिल्ड, सो इट इज मोर स्टेबल। देखने से भी पता लग रहा है और इसके कारण भी हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसा क्यों? What are the reason behind it? First reason is symmetry। आप देख सकते हो इसमें पांचों के पांचों सिमेट्रिकल है, इसमें भी पांचों के पांचों सिमेट्रिकल हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगी एंड द लेस सिमेट्रिकल वन विल बी लेस स्टेबल। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो दीज विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज टू। यही होगा ना? ठीक है। सेकेंड इसमें आता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है? सपोज ये वाला केस डिस्कस करते हैं, हाफ फिल्ड वाला। इससे एक्सचेंज एनर्जी क्लियर हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं दूसरों से। ठीक है, वो जंपिंग करते हैं और दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं। सो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये कितने टाइम्स एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 एंड 4। सो इसमें 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ठीक है। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आ जाएं, ये आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आते, हाई एनर्जी पे जाएंगे। सो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने करेगा? 1 2 एंड 3 एक्सचेंजेस ये हो गए। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने एक्सचेंजेस करेगा? 1 एंड 2 हो गए। एंड अगर फोर्थ की बात करें, एक ही एक्सचेंज करेगा और फिफ्थ तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है। टोटल कितने एक्सचेंजेस हो गए? 4 + 3 7, 7 + 3 10 एक्सचेंजेस। और अगर हम यही चीज़ करते हैं इस केस में D4 में, तो यू कैन सी 1 2 3 प्लस ये कितनी बारी करेगा? 1 2 + 2, ये कितनी बारी करेगा? 1। कितने हो गए? 3 + 2 5 + 1 6। तो एक्सचेंज एनर्जी किस में ज़्यादा है? इसमें। तो जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी
that will always be more stable as compared to the other one. So exchange energy half filled में और fully filled में हमेशा ज़्यादा होगी. Clear? So now we will going to discuss the electronic configurations of atoms और उसके बाद हम आयंस की करेंगे डिस्कस. अब एटम्स की बात करते हैं. सपोज फर्स्ट है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, देन लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 तो होएगा 1s1 क्योंकि लोअर एनर्जी, वही ऑर्डर याद रखना ऑफ बोस प्रिंसिपल वाला n+l रूल. इसमें होएगा 1s2 क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. इसमें 2 ही थे ना. लिथियम 1s2, अब एक रह गया इसमें क्योंकि 3 थे तो वो अगले में जाएगा 2s1. ठीक है. देन बेरिलियम 4 है तो 1s2 2s2. बोरोन 5 है तो 1s2 2s2. अब अगला कौन सा है? 2p1. हो गए 5 टोटल. कार्बन 6 है 1s2 2s2 2p क्या आएगा? 2. क्लियर. देन नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3. ठीक है. ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4. फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5. 1s2 2s2 2p6. अब ये देखो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं. इट इज फुली फिल्ड. ठीक है. ये फुली फिल्ड है और ये क्या है? ये वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड. क्लियर हो गया. तो एक तो आ गई ये चीज. अब हम बात करते हैं सपोज अब यहाँ से देख सकते हो आप कि जो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे यहाँ पे एक गेन करेगा तो 6 हो जाएंगे स्टेबल, तो ये नॉन मेटल है. अब यहाँ पे देखो ये लूज करेगा, 5 गेन तो कर नहीं सकता, इट इज अ मेटल. ठीक है ना. तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हमें यहाँ से पता लग जाएंगे. अब इसमें एक केस हमने डिस्कस करना है. ये है 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर्स. ठीक है. अब स्कैंडियम का हम फर्स्ट लिखते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. कितने हो गए ये? 10 10 प्लस 6 10 प्लस 8 18 और ऊपर कितने? 3. 3p के बाद क्या आना है? 4s 2 एंड 3d1. ठीक है. हो गए 21. ठीक है. अब अगले में देखो क्या आएगा? 4s2 3d2. ये बाकी सारा सेम याना आएगा 4s में 2 ही 3d3. अब d में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 10 तक. सो क्रोमियम 24 4s2 3d4 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 एंड 4s2 3d10. यही आएगा. अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा है 3d4. अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बन जाएगा? 4s1 और 3d कितना बन जाएगा? 5. तो हाफ फील्ड ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये क्या है? मोर स्टेबल. सिमिलरली अगर कॉपर की बात करें, यहाँ कर दें 4s1 3d10, ये हाफ फुल्ड, ये फुली फिल्ड, मोर स्टेबल. तो क्रोमियम जो है एंड कॉपर, ये दोनों केसेस के अंदर ऐसी नहीं होगी, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी. दिस इज रॉन्ग. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था. तो जब वो स्टेबलाइज हो सकता है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन
एक शिफ्ट कर सकते हैं हम आप, ठीक है, क्लियर। तो हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके हम उसको हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड बना सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड क्यों बना, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वही चीज़ बनती है, क्लियर। अब एक और चीज़ लास्ट आपको बतानी है कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इनको, अब ये कितने हैं 10 + 8 18, तो 18 एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d2, बाकी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये सिमिलरली आर्गन का केस तो हमने कर लिया डिस्कस, अगर नियॉन के फॉर्म में हमने लिखना है। सो अगर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं नियॉन, पहले नियॉन आ गया, देन उसके बाद नियॉन में पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खोल के लिखो 1s2 2s2 2p, कितना आएगा 6, कितने हो गए 10 3s2, ये सारे हो गया नियॉन। तो हम लिख सकते हैं इसको नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट 3s2, ठीक है। सिमिलरली 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 1, ठीक है। तो ये सारा नियॉन हो गया, आगे आ जाएगा 3s2 3p 1। तो कई केसेस में ऐसे लिखा होता है इन द फॉर्म ऑफ नोबल गैसेस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ डिफरेंट एटम्स। आप 1 to नियर अबाउट जितने भी एटम्स आप सबकी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप n+l रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक you so much for watching my video. Please do like it and share it with your friends so that they can also be benefited. If you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it. And if you have any doubt, any query, you can send me in the comment box. I will reply it. Thank you so much for watching. Bye bye.